Hello students, today we will start the second chapter of 12th class, that is inverse trigonometric function। और जैसे ही बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात आती है तो स्टूडेंट्स की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि एक तो वो रिलेशंस एंड फंक्शन पढ़ के पहले चैप्टर के बाद दूसरे में एंटर करते हैं और दूसरे में एंटर करते ही उनकी हालात और खराब हो जाती है, क्योंकि इसमें 11th का भी काफी ज्यादा यूज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, और उसका भी फिर इनवर्स निकालना। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर का भी यूज है, इसमें 11th का भी यूज है, मैं आपको बता दूं। और दूसरा बेटा ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल हिसाब से अगर मैं बात करूं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा समझने वाला है। और इसमें जब बहुत ज्यादा ग्राफ भी हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, और ये आपके 100 मार्क्स दिलवाने में बहुत बड़ा सहायक चैप्टर है। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स 100 मार्क्स में कहीं अगर कोई स्टूडेंट लैग करता है तो ये उसके 100 रोकने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो अगर 100 लेने हैं तो भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और 100 अगर आने में कोई चूक हुई तो भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। इसका नाम में बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस देनी है। देखो क्या कह रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमें इनवर्स निकालना है। अब जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करता हूं तो आप कहेंगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमें पता है क्या होते हैं, कौन से होते हैं जरा बताइए। सर साइन एक्स होते हैं, कोस एक्स होता है, और बताओ टेन एक्स होता है, और बताइए कोट एक्स होता है सर, सीकेंट एक्स होता है सर, और कोसिकेंट एक्स होता है सर। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो बस यही तो करना है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। लेकिन हम एक बार चेक तो करें कि इनवर्स निकलता किनका है, इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो बेटा मैं आपको पहले समझा दूं कि इनवर्स किनका निकलता है। वैसे फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन की क्या क्या कंडीशंस हैं। बताइए जरा क्या क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन होती है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन है मस्ट बी 1 to 1, है ना। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। और दूसरा क्या है, फंक्शन मस्ट बी ऑन टू। और इसका एक और नाम भी होता था, बताओ क्या नाम होता था। अगर इन दोनों कंडीशंस को मैं कंबाइन कर लूं तो इसका एक नाम होता था बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर कोई फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है तो उसका इनवर्स निकल सकता है, नहीं तो इनवर्स नहीं निकलेगा। चलो जरा एक बार चेक कर लेते हैं कि इनवर्स क्यों नहीं निकलेगा, एक बार रिपीट कर देते हैं, है ना। जैसे मान लेता हूं बेटा मैं, ये मेरे पास एक फंक्शन है, ये 1 2 3 है, यहां पे तुम्हारे पास ए बी सी है, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये फंक्शन है डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी। मैंने कहा ये 1 to 1 होना चाहिए। चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। एक ऐसा केस लेते हैं कि 1 to 1 नहीं है, मान लिया मैनी टू 1 है। मैनी टू 1 है तो क्या ले बताओ, 1 है वो भी ए से बिलोंग करता है, 2 है वो भी ए से बिलोंग करता है, और मैं मान लेता हूं 3 है वो तुम्हारा बी से बिलोंग करता है, और एक एलिमेंट और ले लेते हैं, मान लिया 4 है ये तुम्हारा सी से बिलोंग करता है। तो आपने देखो ध्यान से, क्योंकि इसको फंक्शन मुझे बनाना है, फंक्शन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका हर एलिमेंट कवर होना चाहिए। देखो हो रहा है कि नहीं, 1b 2b 3b 4b, और हर किसी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। भाई इसकी भी यूनिक है, इसकी भी एक ही है, इसकी भी एक ही है, लेकिन ये मैनी टू 1 है क्योंकि 1 की भी ए इमेज है, 2 की भी ए इमेज है। तो अब मुझे इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स पता है क्या बनेगा बेटा, इनवर्स में क्या करते हैं, जस्ट उल्टा ही तो करते हैं। मतलब जो तुम्हारी रेंज थी जिसको आप कोडोमेन नाम दे रहे थे वो तो डोमेन बन जाएगा, और बताइए जिसको आप डोमेन नाम दे रहे थे वो क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा। तो ये जी क्या होगा, ये एफ फंक्शन का इनवर्स होगा। तो जरा एक बार देख ले जी क्या बनेगा, जरा इसको रिवर्स करके बताइए क्या बनता है, बोलो क्या बनेगा। यहां पे तो आपका ए बी सी आ जाएगा,
और बताइए यहां क्या आएगा, यहां आपका रिप्लेस हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो कौन किससे कनेक्टेड है, ए 1 किससे कनेक्टेड था, ए से, तो ए किससे कनेक्टेड है 1 से, मतलब ये तुम्हारा 1 हुआ। दूसरा बी किससे कनेक्टेड है तुम्हारा, और ए देखो ए 1 से भी कनेक्टेड है और ए 2 से भी कनेक्टेड है, मतलब ए तुम्हारा 2 से भी कनेक्ट होगा। तो आपने क्या देखा, और बी को भी कनेक्ट कर देते हैं 3 से, और आपका सी किससे कनेक्टेड है 4 से। अब एक बात बताओ बेटा, ये बी है ये ए है, ये फंक्शन बन गया फ्रॉम बी टू ए। क्या ये फंक्शन है, आप जरा चेक करो, क्या एक एलिमेंट की दो इमेज हो सकते हैं, एक एलिमेंट की कभी भी दो इमेज नहीं हो सकती, इसका मतलब ये फंक्शन ही नहीं बना, और जब ये फंक्शन ही नहीं बना तो इसका मतलब इसका इनवर्स में नहीं निकाल सकता। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि अगर फंक्शन 1 to 1 हो तो तभी उसका इनवर्स निकलेगा, नहीं तो इनवर्स नहीं निकलेगा। अब जरा एक बार ऑन टू की कंडीशन देख लेते हैं। तो ऑन टू में बताइए क्या कह रहा है ये ऑन टू केस में, एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें मान लिया फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। ऑन टू पता है क्या होता है, देखो बेटा ऑन टू फंक्शन की सिंपल कंडीशन है, यहां पे ए बी सी लिया मैंने। ऑन टू का मतलब होता है बेटा ये जो तुम्हारे पास बी है जिसको आपने कोडोमेन कहा, ये फंक्शन ए टू बी है, मतलब जिसको आप कोडोमेन नाम दे रहे हो, इन सब की प्री इमेज मौजूद होनी चाहिए। तो फिलहाल तो इन सब की प्री इमेज मौजूद है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, ऑन टू फंक्शन कहूंगा। लेकिन अगर एक ऐसा एलिमेंट ले लू मैं डी, मतलब जिसकी प्री इमेज मौजूद नहीं है, मतलब डी से में डोमेन में किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो मैं इस केस में क्या कहूंगा, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। और अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो वो क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। याद करो एक फंक्शन जो ऑन टू नहीं था वो क्या है, इनटू। तो मेरे हिसाब से जब इनवर्स निकालेंगे तो ऑन टू होना चाहिए, लेकिन मैं केस ले रहा हूं जब वो ऑन टू ना हो। तो जरा देखते हैं क्या इसका इनवर्स निकल सकता है, बताओ इनवर्स कैसे निकलेगा। इनवर्स का मतलब यही तो है कि बेटा कोडोमेन को डोमेन बना दो, डोमेन को कोडोमेन बना दो, यहां बी आ जाएगा और यहां ए आ जाएगा। जरा एक बार चेक करते हैं, तो देखो जरा ध्यान से क्या आएगा। बी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए बी सी डी है ना, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1 2 3। अब बताओ ए किससे कनेक्टेड था 1 से, चलो कनेक्ट कर देता हूं। 2 किससे कनेक्टेड था बी से, चलो कनेक्ट कर देता हूं। 3 किससे कनेक्टेड था सी से, कर देता हूं, है ना C3 से। अब ये D है, ये तो लेफ्ट रह गया, खाली रह गया। क्या D किसी से कनेक्टेड है, D तो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। और बताइए बेटा अगर कोई भी एलिमेंट तुम्हारा डोमेन के अंदर अगर छूट जाता है तो क्या मैं कहूंगा कि ये तुम्हारा फंक्शन है, बिल्कुल नहीं कहूंगा, इट इज नॉट ए फंक्शन। क्योंकि यहां क्या डेफिनेशन होती थी फंक्शन की, याद करो बेटा, कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, जिसको आपने बी नाम दिया है, मस्ट हैव ए यूनिक इमेज इन द कोडोमेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी की कोई भी इमेज मौजूद नहीं है, डी किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो मैं कहूंगा कि ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब जिसका मैं इसको इनवर्स का नाम दे रहा था जी तुम्हारा क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब बेटा यहां तक आपको एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, क्या कि एक जो फंक्शन है उसका इनवर्स होने के लिए क्या क्या होना चाहिए बताओ। एक तो उसका 1 to 1 होना जरूरी है, और दूसरा क्या होना जरूरी है, ऑन टू होना जरूरी है। अब तुम कहोगे सर ये सब बात आप हमें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें तो ये कुछ पढ़ना ही नहीं है, हमें तो क्या पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेटा ये इसमें इसके बेसिक्स में इसके बिना काम नहीं चलेगा। कैसे मैं बात कर रहा हूं जरा ध्यान से समझो। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फंक्शंस की बात करता हूं, जैसे मान लिया सबसे पहला आपका फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है। अब आप बता सकते हो साइन एक्स का डोमेन क्या होगा और रेंज, ये आप बेटा 11th में आप पढ़ चुके हो, है ना। साइन एक्स का डोमेन भी पढ़ चुके हो और रेंज भी। बेटा डोमेन क्या है, डोमेन आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड। अब डिफाइंड का मतलब समझते हैं कि भाई जब भी हम एक्स की वैल्यू पुट करें तो कोई न कोई आंसर दे, कोई न कोई रियल आंसर आए। तो आप याद करो बेटा इसका डोमेन तो आर होता था, मतलब इसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू पुट करो एक्स की जगह, आप साइन 30 दो, साइन 60 दो, साइन 108 दो, साइन 270 दो, सब पे कुछ ना कुछ आंसर आएगा, इसलिए इसका डोमेन आर होगा। ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा अब इसकी रेंज क्या होगी जरा बताओ।
तो साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1 और मैक्सिमम क्या होती है 1। अच्छा, अब आप बताओ, आप कहेंगे सर ये तो आप हमें 11th क्लास का पढ़ा रहे हो, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप बेटा ऑलरेडी पढ़ तो चुके हो, लेकिन हमें करना क्या है, हमें साइन इनवर्स एक्स निकालना है। और साइन इनवर्स एक्स में मैंने क्या कहा था कि आपको रेंज को डोमेन बनाना है और आपको डोमेन को क्या बनाना है, रेंज। मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करना है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, जिसको मैं रेंज नाम दे रहा हूं वही तो कोडोमेन है तुम्हारा, क्योंकि ऑनटो फंक्शन के केस में क्या होता है याद करो, रेंज और तुम्हारी दूसरी कोडोमेन दोनों इक्वल होते हैं। कैसे, जैसे ये देखो, ये कोई फंक्शन तुम्हारा 1 to 1 और ऑन टू है, तो आप बताओ इसमें कोडोमेन कितना है। कोडोमेन की बात करोगे तो एबीसी कहोगे, तो रेंज कितना है, रेंज भी एबीसी है, रेंज एक्चुअल वैल्यूज है तो सेम है। तो चाहे मैं रेंज की बात करूं चाहे मैं कोडोमेन की बात करूं, दोनों सेम ही रहेगा, है ना। तो अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालूंगा तो बताओ क्या होगा, जो रेंज है वो तो तुम्हारा डोमेन बन जाएगा और डोमेन है वो रेंज बन जाएगा। लेकिन इनवर्स तो तब निकालूं जब ये तुम्हारा जो फंक्शन है, मतलब ये जो डोमेन और रेंज के बीच में जो रिलेशन है, क्या ये तुम्हारा साइन एक्स का फंक्शन, क्या ये तुम्हारा 1 to 1 और 1 to है। जरा एक बार चेक कर लेते हैं, बताइए है। आप कहोगे कि सर साइन एक्स जो फंक्शन होता है वो तो पीरियोडिक होता है। कैसे पीरियोडिक होता है, जरा देखिए, ये ए है ये बी है, y इज इक्वल टू, मैं साइन एक्स ले लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब याद करो बेटा, अगर मैं x की जगह वैल्यू पुट करूं π/6, π/6 समझते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे क्या आता है इसकी वैल्यू 1/2, ठीक है, π/6 पे आ गई 1/2। अब ये क्या, ये a की वैल्यू पे तुम्हारी 1/2 आएगी या कुछ और भी आएगी। अरे बेटा पीरियोडिक होता है 2π में। कैसे कि अगर मैं, आपने देखा होगा, अगर मैं साइन 2π प्लस π/6 निकालू तो कितना हो गया 13π/6, मतलब 30 इंटू 13। अगर मैं 390 डिग्री पे भी निकालूं तो जरा साइन 390 निकाल लिया, क्या कहोगे, साइन 360 प्लस 30, कितनी वैल्यू आई, साइन 30, है ना। 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, वैल्यू 1/2 ही। तो मतलब क्या हुआ, 13π/6 पे भी कितनी हुई वैल्यू 1/2। तो और भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। बताइए साइन आपका 150 डिग्री पे भी कितना होगा, कैसे ब्रेक करूंगा, साइन 180 माइनस 30, साइन 30। सेकंड में तो बेटा साइन आपका पॉजिटिव रहता है और ये 1/2, तो एक और वैल्यू आ गई तुम्हारी कितनी, 150 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करूंगा बताइए, कितना कहूंगा, 150 इंटू पाई अपॉन 180, तो कितना हो गया आपके पास 5π/6, तो एक 5π/6 पे भी यही आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं बेटा, ये कैसा फंक्शन है, ये मैनी टू वन फंक्शन है। तो अगर ये मैनी टू वन फंक्शन हुआ तो क्या, एक बात बताइए मुझे, क्या मैनी टू वन फंक्शन हुआ तो इसका इनवर्स निकल सकता है? बिल्कुल भी नहीं निकल सकता, क्योंकि फंक्शन का इनवर्स तो तभी निकलेगा जब वो 1 to 1 हो। तो फिर हम ये क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये तो चैप्टर ही नहीं होना चाहिए था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेटा इसका पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अब हम इसको पॉसिबल बनाएंगे। कैसे पॉसिबल बनाएंगे उसको आप देखिए, 1 to 1 अब हम इसको बनाएंगे, मैनी टू वन है। जरा एक बार देखिए क्यों मैनी टू वन है, एक बार ग्राफ से भी पढ़ लेते हैं। देखो साइन एक्स का ग्राफ सभी को पता है, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। इसको अगर इधर लाऊं मैं तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, और अगर इधर लाऊं तो ये आ गया, ध्यान समझो, और अगर इधर लाऊं तो ये आ गया। ध्यान से समझना बेटा आप इसको। तो देखो क्या हो रहा है, 0 डिग्री पे साइन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स को हम स्टडी कर रहे हैं। आप देखो बेटा 0 डिग्री रखूंगा तो 0 डिग्री पे क्या होता है, साइन एक्स की वैल्यू साइन 0 क्या होता है बताओ, 0 होता है, ठीक है। π/2 कितना होता है, 1 होती है, आप सभी को पता है। ये y है, y डैश, ये x है, ये x डैश है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पे π/2 पे साइन होता है 1, अच्छा उसके बाद यहां क्या होता है बताओ, ये पाई, पाई पे साइन क्या होता है 0, साइन पाई आप सबको पता है 0 होता है। ये क्या आ गया बताओ, 3π/2, 3π/2 पे साइन क्या होता है -1, ये वैल्यू तुम्हारी -1 है, ठीक है। उसके बाद फिर ये कितना बन गया 3π, पता है ना आपको, साइन
ओड और इवन मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा जीरो होता है, साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई सब जीरो होता है। ठीक है, यहां अगर बात करूं तो कितना हो जाएगा बताओ, 3 पाई बाई 2 में फिर आपके पास यहाँ पे 3 पाई में फिर पाई बाई 2 जोड़ दो तो 3 पाई प्लस पाई बाई 2 ये आ जाएगा 7 पाई बाई 2। तो आप बेटा ध्यान से देखो, अगर इधर भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं, ये कितना होगा माइनस पाई बाई 2, ये कितना होगा माइनस 3 पाई बाई 2, ये कितना होगा माइनस पाई, और ये कितना होगा माइनस का 2 पाई। ठीक है, अब एक बात देखिए कि अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं, एक लाइन, तो आप देखो ये फंक्शन मैनी टू वन फंक्शन है। कैसे, जैसे आप देखो यहां पे x की वैल्यू कुछ और है लेकिन y की वैल्यू तो बताओ सेम है कि नहीं है। मान लिया ये वैल्यू मैं ले लेता हूं 1/2 ले लेता हूं, तो देखो एक तो 30 डिग्री आ गया, मतलब पाई बाई 6 आ गया, कहीं कहीं पाई बाई 6 आ गया, पाई बाई 6 पे 1/2 है। एक बेटा ये यहां पे भी तो कोई वैल्यू आएगी 180 से पहले, जिसको हमने नाम दिया था 5 पाई बाई 6, याद करो, मतलब 150 डिग्री, 150 डिग्री पे भी क्या है 1/2। तो आपने क्या देखा कि x की वैल्यू अलग अलग है लेकिन y की वैल्यू सेम आ रहा है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया मैनी टू वन। सिमिलरली ये वैल्यू देखो, इस x की वैल्यू यहां डिफरेंट है लेकिन y की वैल्यू सेम आएगी, यहां भी x की वैल्यू कुछ और आएगी लेकिन y की वैल्यू सेम है, यहां भी अगर आप देखोगे x डिफरेंट है लेकिन y सेम है, यहां x डिफरेंट है y सेम है, ये तो बहुत सारी वैल्यूज होंगी। तो ये फंक्शन कैसा था मैनी टू वन। अब मुझे इसको क्या बनाना है 1 to 1, तो 1 to 1 बनाने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इस r के ऊपर कुछ हम रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, इस इंटरवल को हम क्या करेंगे एक रेस्ट्रिक्ट कर देंगे एक जोन में। अब आप कहेंगे सर रेस्ट्रिक्ट किस किस में कर सकते हैं, देखो बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। तो देखो ये वैल्यू तुम्हारी -1 है और ये वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 1 है। तो एक तो ये इंटरवल आ गया क्या -1 और 1 के बीच में, देखो ये वाला इंटरवल आ गया है ना। इस सारे के बीच में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो भाई सारी वैल्यू कवर हो रही है, -1 भी आ रहा है माइनस पाई बाई 2 पे और पाई बाई 2 पे 1 भी आ रहा है, तो एक इंटरवल तो मेरा आ गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अगर इसके बीच में मैं बात करूं तो आप देखो अगर एक x की सिंगल वैल्यू है तो y की सिंगल वैल्यू ही है, यहां पे x जब चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, यहां पे x कुछ और होगा तो y अलग होगा, x चेंज होगा y चेंज होगा, मतलब कोई ऐसी दो वैल्यू x की नहीं है इसके बीच में कि वैल्यू तो अलग अलग हो लेकिन y की वैल्यू सेम हो। लेकिन आप कहेंगे सर ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ही क्यों ले रहे हो, ये तो किसी और भी इंटरवल में सेम है। कैसे कि यहां देखो आप ध्यान से, ये तो 1 है, ये वैल्यू कितने पे पाई बाई 2 पे, और ये वैल्यू 3 पाई बाई 2 पे कितने -1। तो सर एक इंटरवल तो ये भी हो सकता है, कौन सा पाई बाई 2 से, और क्या हो सकता है 3 पाई बाई 2। तुमने बेटा बिल्कुल सही कहा, 1 और -1 इस इंटरवल के बीच में भी हर किसी x की वैल्यू पे एक यूनिक वैल्यू y की आ रही है, चाहे आप कहीं भी चेक कर लो, कहीं भी चेक कर लिए, रिपीट नहीं होगी, बिल्कुल ये इंटरवल भी हो सकता है। फिर अब आप में से कोई स्टूडेंट बताएगा सर फिर तो ये भी हो सकता है, कौन सा, सर यहां देखो सर 1 है, यहां 1 वैल्यू है y की और सर यहां -1 है, तो सर ये तो -3 पाई बाई 2 से, और सर एक इंटरवल आपका -पाई बाई 2 भी हो सकता है। और फिर कुछ स्टूडेंट बोलने लगेंगे सर ये तो 3 पाई बाई 2 से और कितना है 7 पाई बाई 2 के बीच में भी होगा। ठीक है, तो अब आप क्या कह सकते हैं जरा बताइए, बिल्कुल हो सकता है, ये 2 पाई होगा, ये 3 पाई नहीं होगा बेटा, ध्यान समझना, ये यहां पे 2 पाई होगा, और फिर जब 2 पाई में जब हम जोड़ेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 2 तो ये कितना बनेगा 5 पाई बाई 2, ये 0.5 पाई बाई 2 होगा। तो अब आप क्या देख रहे हैं 3 पाई बाई 2 से लेके, और दूसरा क्या कहा मैंने 3 पाई बाई 2 से लेके 5 पाई बाई 2 के बीच में भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच में भी वैल्यू तुम्हारी 1 और -1 के बीच में है। तो अब हम इसमें कौन सा सेलेक्ट करें, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि किस पे रेस्ट्रिक्ट करें। तो बेटा जनरली हमने इसमें एक ब्रांच हमने डिसाइड करी और वो करी -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये ब्रांच हमने डिसाइड करी इसकी,
मतलब हमने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया किस किस के बीच में, -π/2 से π/2। तुम कहोगे सर हमने यही क्यों लिया -π/2 से π/2? ये इसलिए लिया बेटा इन जनरल कि कोई ना कोई तो हमें लेना ही था। वैसे इसका ये भी व्याप हो सकता है कि ऐसा इंटरवल हमने सेलेक्ट किया जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम से कम आती है। अब इन सारे इंटरवल्स में आप चेक कर लो, अगर इस इंटरवल की न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करोगे, न्यूमेरिकल समझते हो कि π/2 है, इसको लिख सकता हूं 22/7 × 1/2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास 11/7 आएगी। इसको सोल्व करोगे तो कुछ ज्यादा आएगी, 3 से मल्टीप्लाई है। इसको सोल्व करोगे तो और भी बड़ी आएगी। न्यूमेरिकल लेनी है तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू भी तुम्हारी ग्रेटर आएगी। इसलिए मैंने क्या किया बेटा, इसको किस किस के बीच में सेलेक्ट कर दिया, किस किस के बीच में रेस्ट्रिक्ट कर दिया, किसके बीच में कर दिया, आर को मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से लेके π/2 के बीच में। क्यों रेस्ट्रिक्ट कर दिया, फिर बता रहा हूं मैं, इसलिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब इसके बीच में जब मैंने इसको रेस्ट्रिक्ट किया तो ये 1-to-1 फंक्शन बन गया। आपको देखो मैं बताता हूं, कोई भी वैल्यू पुट करो आप, जैसे आपने रखा सर sin π/6, इसके बीच में बताओ π/6 आता है कि नहीं आता है 30 डिग्री, तो ये कितना होगा 1/2। और बताओ 1/2 इसके अंदर मौजूद होगा कि नहीं होगा। अब दूसरी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी इस इंटरवल के बीच में जिसके ऊपर साइन की वैल्यू 1/2 हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू आएगी, तो मतलब मैंने इसको 1-to-1 बना लिया। ठीक है बेटा, तो ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। जब हम इनवर्स बनाएंगे तो हम इनके डोमेन को सभी को चेंज कर देंगे। अच्छा चलो एक बार जरा दूसरा देख लेते हैं। दूसरा किसका है, कोस का। तो बताइए कोस x का इनवर्स कैसे निकालेंगे, जरा एक बार सारे लिख लेते हैं ना, डोमेन और रेंज, देन वी विल चेंज। तो देखो क्या था, जरा 11th के हिसाब से आप मुझे बताइए। cos x की अगर मैं बात करूं तो cos x का डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होगा जरा बताइए। डोमेन होता है r cos का भी, और रेंज क्या होती है बेटा -1 से 1। अब मैं कह सकता हूं ये फंक्शन भी ऑन टू तो है बेटा, ऑन टू तो है, मतलब इन सब की प्री इमेज मौजूद है -1 से 1 के बीच में, लेकिन ये भी 1-to-1 नहीं है। क्यों, क्योंकि कोस भी तो पीरियोडिक होता है। अब देखो इसके अंदर कोस में भी आपको बताता हूं, कोस का भी एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ना, क्या ग्राफ बनता है जरा बताइए मुझे। कोस का कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, है ना, ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। और अगर मैं इधर बात करूं तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब आप बताओ 0 डिग्री पे तो कितना होता है 1 होता है, ये तुम्हारी 1 वैल्यू हो गई। उसके बाद पाई पे क्या होता है, कोस π/2 पे क्या होता है 0 हो जाएगा। यहां पे कहीं कहीं पाई आएगा, पता होगा बेटा आपको कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कोस पाई रखूंगा -1। फिर उसके बाद कोस 2 पाई पे कितना हो जाता है, पाई के बाद 3π/2, तो 3π/2 पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 2 पाई की अगर बात करूं तो cos 2 पाई पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर इधर बात करूं तो ये कितना आएगा -π/2। भाई cos -90 पे क्या होता है 0, और cos -π पे क्या होगा -1 होगा। ठीक है, और क्या होगा बताइए जरा, यहां पे क्या होगा तुम्हारा cos कितना -π/3π/2, तो cos -3π/2 पे भी क्या होगा 0 होगा, और यहां पे फिर कितना आ जाएगा -2π। तो cos -2π पे कितना होगा बताइए, -2π पे cos की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब आप देखो बेटा, अगर मैं बात करूं कोई एक लाइन ड्रॉ करूं, तो मान लिया मैं 1/2 की बात करूं, तो ये भी x की वैल्यू कुछ ना कुछ अलग होगी लेकिन y की वैल्यू सेम है। यहां भी x डिफरेंट है लेकिन y सेम है।
ठीक है, यहां भी आप देखेंगे x डिफरेंट है लेकिन y सेम है। तो आप क्या देख रहे हैं, x की बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हैं जिस पे y सेम आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी टू वन हो गया। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसको 1 to 1 बनाना पड़ेगा। 1 to 1 कैसे बनाऊंगा, सेम केस बेटा, इसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा। किस किस के बीच में रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा, देखो रेस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं। पहला आप देखिए 0 पे 1 है, नजर आ रहा है आपको, और यहां पे क्या है, पाई जो है आपका, इस पे कितनी वैल्यू है, -1 है, आप देख ही रहे हैं। तो एक तो मेरा इंटरवल आ गया 0 से पाई, ठीक है। दूसरा में 0 से पाई के बीच में अब आप कोई भी वैल्यू लोगे इसके बीच में इंटरवल में, तो बेटा x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आएगी। जैसे यहां x कुछ होगा तो y ये, x यहां डिफरेंट है तो y भी डिफरेंट होगा, मतलब ये 1 to 1 फंक्शन है। दूसरा और क्या कह सकते हो, तुम कहोगे सर ये तो -पाई से 0 के बीच में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, -पाई to 0। और क्या कह सकते हैं, आप कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो आपका -2 पाई से -पाई के बीच में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, इसके बीच में भी हो सकता है। और आपका ये पाई से 2 पाई के बीच में भी हो सकता है, मतलब cos पाई से 2 पाई। वही बात है, हम इनमें से कोई एक ब्रांच सेलेक्ट करेंगे और जिसका नाम क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में क्या होगा, हम इसमें जो लेते हैं वो 0 से पाई लेते हैं। तो जब मैं cos x में इस r को रिप्लेस कर दूंगा 0 से पाई, तो 0 से पाई क्यों मैंने रिप्लेस किया, क्योंकि 0 से पाई के बीच में अब ये फंक्शन तुम्हारा क्या बन गया, 1 to 1 बन गया, और ऑन टू तो पहले ही था। और आप बताइए कंडीशन क्या होती थी इनवर्स की, कि फंक्शन तुम्हारा 1 to 1 भी होना चाहिए और फंक्शन तुम्हारा ऑन टू भी होना चाहिए, और ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो अब इसका इनवर्स बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, रेंज को तो क्या बना देंगे, रेंज जो तुम्हारी है जिसको कोडोमेन नाम दे रहे हो, इसको तो डोमेन बना देंगे, और जो डोमेन है इसको रेंज बना देंगे, मतलब कोडोमेन। तो इनवर्स आपका निकल जाएगा। तो देखो जरा एक बार मैं अब ये सारे लिख रहा हूं, सारे के सारे डोमेन और कोडोमेन, एक बार 11th के टोटल में लिख देता हूं, देन हम फिर उसका इनवर्स निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखो बेटा इसके क्या क्या होते थे वो आप ध्यान से देखिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था sin x होता था, है ना, फिर cos x होता था, फिर tan x होता था, फिर आपका cot x होता था, फिर secant x होता था, और फिर cosecant x होता था। ठीक है, ये तो तुम्हारे पास ये आ गए। अब हम बात कर लेते हैं डोमेन की, है ना, और फिर हम बात करेंगे रेंज की। तो आप बता सकते हो बेटा sin x का डोमेन क्या होता था, r, ठीक है, और रेंज क्या होती थी बताओ, -1 to 1। क्या होती थी बताओ, -1 to 1। आप सभी को पता है बेटा 11th का टॉपिक है। और अगर मैं बात करूं इसकी दूसरे की, दूसरा क्या है आपके पास, ये मैं बात कर रहा हूं cos x की, इसका भी डोमेन r होता है, और रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है। tan x का डोमेन क्या है, एक बात बता सकते हो, tan x का याद करो बेटा, tan x को हम डिफाइन कर सकते हैं sin x अपॉन cos x। तो पता है ये डिफाइंड कब नहीं होगा, ये तब डिफाइंड नहीं होगा जब cos x 0 बन जाए। तो पता है बेटा cos x 0 कब बनेगा, याद करो, जब x की वैल्यू 2n + 1 π/2 हो, n बिलोंग्स टू z। मतलब ये हुआ बेटा, जो भी इंटीजर लोगे, 0 लिया तो π/2 आ गया, 1 लिया तो 3 π/2 आ गया, 2 लिया तो 5 π/2 आ गया, -1 लिया तो -π/2 आ गया। इन सब वैल्यूज के ऊपर tan x डिफाइंड नहीं होगा। और हम कौन सी वैल्यू लेते हैं बताओ x की, वो x की वैल्यूज लेते हैं जिस पे हमारा फंक्शन डिफाइंड हो। तो मैं क्या करूंगा जरा बताइए, कौन सी वैल्यू माइनस कर दूंगा, इसका डोमेन हो गया r माइनस, क्या माइनस कर दूंगा इसमें, ये π/2 का जो मल्टीपल है इसको माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 2n + 1 π/2। ठीक है, ये वैल्यू आपको रेस्ट्रिक्ट करनी है, और यहां पे n किससे बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू z। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, मैं इस रेंज को थोड़ा आगे लिखूंगा। तो ये आ गया आपके पास -1 से 1, ये रेंज है आपकी -1 से 1, और इसकी भी क्या होती थी बताओ, -1 to 1। आगे बात करते हैं cot x।
तो इसकी 10x की ये तो डोमेन होगी बेटा, है ना, n बिलोंग्स टू z। आप बता सकते हो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज तो इसकी r होती थी, है ना। कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो 10 की वैल्यू माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव की तरफ अप्रोच करेगी। हालांकि r जो होता है बेटा याद रखना, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ओपन लेते हैं, मतलब ना तो तुम्हारा ये इंक्लूड है ना तुम्हारा ये इंक्लूड है इन्फिनेटिव। कोट एक्स का बताओ क्या होगी, r माइनस कोट एक्स को भी ऐसे ही समझ सकते हैं, कोट एक्स बेटा क्या होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब बताओ फंक्शन तुम्हारा कब डिफाइंड नहीं होगा, जब साइन एक्स जीरो बन जाए। अब साइन एक्स कब जीरो बनेगा, साइन एक्स जीरो बनेगा जब x इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब क्या हुआ, r माइनस एन पाई हो गया, एन पाई मैंने माइनस कर दिया, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, सीकेंट एक्स का जरा बताइए, सीकेंट एक्स कब डिफाइंड नहीं होगा, वही तो आ गया आपका, सीकेंट क्या होता है, सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस एक्स। तो जब कोस एक्स अगर जीरो बन गया तो समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो इसका भी मैं क्या लिख सकता हूं, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इसको माइनस कर देंगे, और कोसिकेंट में क्या होगा, r माइनस एन पाई। आप समझ ही गए होंगे, n बिलोंग्स टू z। मैंने इसमें r माइनस एन पाई क्यों कहा, क्योंकि कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन साइन एक्स, और अगर साइन एक्स जीरो बन गया बेटा तो फिर कोसिकेंट डिफाइंड नहीं होगा। चलो एक बार इन सब की हम रेंज और लिख लेते हैं। तो आपको याद है रेंज क्या होती थी इसकी, बताओ, कोट एक्स की रेंज क्या होती थी, टेन एक्स की r होती थी, कोट एक्स की रेंज भी तुम्हारी r होती थी। सेकेंड एक्स की क्या होती थी बताइए, r माइनस माइनस 1 टू 1। इसमें एक बात ध्यान रखना बेटा, माइनस 1 और 1 इंक्लूड नहीं है, माइनस 1 और 1 इंक्लूड नहीं है, तो मतलब माइनस 1 और 1 के बीच की वैल्यूज सारी माइनस कर दूंगा r में से, बाकी सारी आएगी। और कोसिकेंट की भी तुम्हारी रेंज क्या होती है, r माइनस माइनस 1 से 1। ये बात हमने 11th क्लास में स्टडी कर ली थी। तो ये तुम्हारा डोमेन हो गया साइन का, ये तुम्हारी रेंज होगी। अब हम करेंगे क्या, जरा याद करो, हम इस रेंज को क्या बना देंगे, जब इनवर्स निकालेंगे तो रेंज को तो हम बना देंगे डोमेन, और डोमेन को बना देंगे रेंज, और उसको भी चेंज करके, याद करो इस डोमेन को किस में चेंज कर लिया था मैंने, 1 to 1 बनाने के लिए किस में चेंज कर लिया था, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो अब मैं ये तो मैंने लिखा साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स कोट एक्स सीकेंट एक्स कोसिकेंट एक्स, इसके डोमेन और रेंज लिखा। अब बेटा मैं रिवर्स करके लिखूंगा, साइन इनवर्स एक्स की सारी चीजें लिखूंगा। तो मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स सारे क्या होंगे, इनके फंक्शंस के इनवर्स होंगे। तो जरा देखिए वो क्या आएंगे, वो मैं एक बार आप सबको समझा देता हूं। तो देखो वही सबसे इंपॉर्टेंट है जो इस हम एक्सरसाइज में आईटीएफ में जो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हमने इसमें क्या करने वाले हैं, जरा समझो। मैंने यहां पे लिखा साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, सारे हो गए। चलो साइन इनवर्स एक्स में डोमेन अब और कोडोमेन, मतलब यहां रेंज। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहां पे साइन इनवर्स एक्स में डोमेन मैंने क्या बताई थी, याद करो। वैसे तो जो रेंज थी वही तुम्हारी डोमेन हो गई। मैं लिख रहा हूं जरा एक बार, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती थी, -1 से 1। तो अब वो बताओ क्या बन जाएगा, हमारा डोमेन बन जाएगा। सारे के सारी जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो रेंज लिखी थी ना, उन सब की नकल करके आप सारी यहां डोमेन में लिख देंगे। तो एक बार मैं फटाफट से लिख देता हूं, -1 से 1, टेन इनवर्स एक्स क्या हो गया, इसकी क्या रेंज आई थी बताइए जरा, r आई थी तो ये r आ जाएगा, टेन एक्स की रेंज r थी तो ये r आ गया, कोट इनवर्स एक्स की भी r थी, सेकेंट इनवर्स एक्स की r माइनस -1 से 1, और कोसिकेंट इनवर्स की r माइनस -1 से 1। ये तो बात आ गई डोमेन की। अब हम बात करते हैं बेटा इन सारे फंक्शंस की रेंज की। और इस चैप्टर का अगर मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कहूं तो वो ये रेंज ही है। अब जो मैं इन इनवर्स की जो रेंज निकालूंगा, इसको रेंज नहीं बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलूंगा बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच।
याद है आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्यों बोलते हैं? याद करो जरा, साइन इनवर्स एक्स की कौन सी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आती थी? -π/2 से π/2। मैं फिर से आपको एक बार यहां बताना चाहता हूं, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आपने जो रेंज को जब डोमेन बना दिया तो डोमेन को रेंज बना दो, तो तुम्हारा डोमेन क्या था वहां पे आर, तो अब मुझे यहां पे आर नहीं लिखना। जरा गैस करो बेटा, बताओ मुझे मैंने इसको आर क्यों नहीं लिखा? अगर आर ये होता तो फिर ये क्या होता, जरा मुझे बताओ। ये बाइजेक्टिव की कंडीशन को फॉलो नहीं करता, क्योंकि जब वो तुम्हारा साइन एक्स की जब तुम्हारा 1:1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो मैनी टू वन है, तो उसका इनवर्स तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। जरा याद करिए आप क्या करते थे, ये मैंने यहां आपको बताया था और यहां पे मैंने आपको ये बताया था। तो ध्यान है बेटा, ये होता था तुम्हारे पास क्या वैल्यू, ये वैल्यू होती थी π/2 और ये वैल्यू होती थी -π/2। तो इसके बीच में कोई भी अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो इसको मैंने कहा था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसके बीच में एक यूनिक वैल्यू आएगी, तो ये तुम्हारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ गई। ठीक है, अब जरा देखो, इसको रिवर्स प्रोसेस से वैल्यू निकालनी है। जरा मैं एक बार समझा भी देता हूं आपको। जैसे आपको कोई कहे कि सर साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालो, तो बताओ जरा आप क्या कहेंगे? साइन इनवर्स -1/2 को क्या कहेंगे? माइनस तो चलो प्लस ले लेते हैं एक बार, तो साइन इनवर्स बताइए क्या होगा? साइन 1/2 कितना होगा? π/6। माइनस का कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा आपको, पहले सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। साइन इनवर्स, साइन कितने डिग्री पे 1/2 होता है? π/6 पे होता है ना। तो अब इसका आंसर कितना आ गया? π/6। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये π/6 आपने क्यों लिख दिया? मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, साइन इनवर्स साइन 5π/6। अरे बेटा 150 डिग्री पे भी तो साइन 1/2 होता है, लेकिन ये टोटल गलत हो जाता है। ऐसा गलती से भी मत लिख देना कि आप कह दे 5π/6। क्यों नहीं लिख सकते बताओ? क्योंकि ये वैल्यू हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, और अगर कोई वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं होगी तो इसका मतलब वो गलत होगा। तो आपने क्या देखा बेटा, हमें जब भी कोई इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, जब भी कोई इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, वो हमारी इसके बीच में होनी चाहिए। किसके बीच में होनी चाहिए? -π/2 से π/2। किस केस में? साइन इनवर्स एक्स के केस में। चलो कुछ और केस ले लेते हैं जरा। इसके बाद अगर हम देखें कोस इनवर्स एक्स में, तो कोस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता था? आर। तो इसकी अब इस केस में रेंज क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी, लेकिन आर नहीं लेना। याद करो बेटा, कोस एक्स को भी हमने रेस्ट्रिक्ट किया था 1:1 बनाने के लिए। ध्यान है किसमें रेस्ट्रिक्ट किया था? जरा याद करिए आप। ये 0 होता था और यहां पे कितना होता था? पाई होता था। पाई पे -1 होता था और 0 डिग्री पे 1 होता था। तो ये तुम्हारे पास कोस का फंक्शन आया था। तो इसका मतलब इसकी क्या वैल्यू आई बताइए? बिटवीन 0 to पाई। मतलब ये हुआ कि जब भी कभी कोस इनवर्स में मुझे कोई वैल्यू निकालनी होगी तो मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर किस में आना चाहिए? बिटवीन 0 to पाई आना चाहिए। समझ आया आप सबको? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कोस इनवर्स √3/2, तो बताइए कोस इनवर्स √3/2 कहां होगा? कोस इनवर्स कोस कितने डिग्री पे √3/2 होता है? π/6 पे। 30 पे ही तो होता है, तो आंसर आ जाएगा π/6। तो π/6 बताओ 0 से पाई के बीच में है कि नहीं है? लेकिन आप ये मत कर देना कि सर ये तो चौथे क्वाड्रेंट में भी आपके पास पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ में मत ले जाना। जैसे आप ये कह दो कोस इनवर्स, बताइए कितने डिग्री पे होगा आपके पास √3/2? 330 डिग्री पे भी होगा। 330 को चाहो तो आप पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो कितना हो गया आपके पास? 0 से 0 और ये आपके पास 11π/6। तो कोस इनवर्स कोस 11π/6। ठीक है, तो इसको मैं कह दूंगा कोस 330, ये आ जाएगा 11π/6। लेकिन ये आंसर गलत होगा। बताओ क्यों गलत होगा? क्योंकि ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में नहीं आएगी। तो अब मैं इन सारों की कंस्ट्रक्ट करने के बाद, उसको कॉन्फाइन करने के बाद जो आपकी रेंज बनेगी मैं वो इन सब की लिख रहा हूं। जो tan इनवर्स x की बेटा बनेगी वो बनेगी -π/2 से π/2 ओपन।
ध्यान रखना, यहां पे साइन इनवर्स एक्स में तो क्या बनी थी, -π/2 से π/2 क्लोज, और इसमें क्या आएगा, ओपन। मतलब जो भी आपका आंसर आएगा ना वैल्यू पुट करने से, वो आपका इसके बीच में आना चाहिए। अच्छा, और कोट इनवर्स एक्स में क्या होगा, ये 0 to π तुम्हारा ओपन आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं सेकेंड इनवर्स एक्स की। तो सेकेंड इनवर्स एक्स का क्या होगा, 0 से π क्लोज, लेकिन इसमें एक वैल्यू नहीं होगी, π/2। क्यों π/2 नहीं होगी बताइए, π/2 इसलिए नहीं होगी कि π/2 पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और कोसिकेंट इनवर्स एक्स में क्या वैल्यू आएगी, ये -π/2 टू π/2 आएगी, लेकिन इसमें जीरो नहीं होगा। एक जीरो को हटा दीजिए, क्योंकि अगर मैं जीरो लूंगा तो जीरो पे ये डिफाइंड नहीं होगा। अब आप समझ लीजिए, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आई, ये किसी भी क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको लर्न रखना है। और अगर आप ध्यान दे बेटा, तो साइन इनवर्स एक्स, और देखो टेन इनवर्स एक्स, और देखो कोसिकेंट इनवर्स एक्स, तो ये वैल्यू लगभग आपको सेम सी नजर आ रही है। मतलब इनका इंटरवल लगभग सेम है, -π/2 से +π/2 है ना। इसमें एक वैल्यू इंक्लूड नहीं है, इसमें ओपन इंटरवल है, इसमें क्लोज है, ये ध्यान रखना है। और जो बाकी जो 3 इंटरवल्स आपके आए, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स, इसमें वैल्यू एक जैसी है, 0 से π। बस इसमें क्लोज है, इसमें ओपन है, इसमें -π/2 नहीं है। अब जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं और मैं रेंज को एज इट इज रखता हूं। कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रयास करते हैं कि इससे हम क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करेंगे, कैसे वैल्यू निकालनी है। तो जो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जब आप पढ़ेंगे, उसमें ये वैल्यू आपसे निकलवाएगा। जैसे आपसे कोई कहेगा कि साइन इनवर्स 1/√2, मान लिया आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बेटा इसकी वैल्यू आप दो तरीकों से निकाल सकते हैं। क्या क्या वो तरीके हो सकते हैं? सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि आप ये याद कर लो ना कि साइन इनवर्स 1/√2 साइन किसके ऊपर होता है, जरा बताइए। 1/√2 सबसे पहले मैं देखूंगा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किस किस के बीच में है, -π/2 से π/2। मतलब मेरा आंसर इसके बीच में ही होना चाहिए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताइए, साइन इनवर्स साइन कितने डिग्री पे 1/√2 होता है, π/4। तो बेटा ये साइन साइन इनवर्स आंसर आ जाएगा π/4। करेक्ट आंसर बताओ, π/4 इसके बीच में है कि नहीं है? बिल्कुल इसके बीच में है। पहले पॉजिटिव वैल्यू सिखा रहा हूं, फिर उसके बाद नेगेटिव वैल्यू का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर अंदर नेगेटिव आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो जरा देखो, साइन इनवर्स पे मेरा आंसर आ गया π/4। अच्छा, अब ये गलती मत कर बैठना कि साइन इनवर्स 1/√2 को आप क्या लिख दें, सर साइन इनवर्स साइन 3π/4। अरे सर 135 भी तो आपका 1/√2 होता है। सर सोल्व कर लीजिए 135 को, साइन 180 -45, तो सर ये तो साइन 45 ही होता है, सर 1/√2 ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3π/4। बेटा टोटल गलत हो जाएगा। बताओ यहां हमने क्या मिस्टेक करी है, क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये वैल्यू हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर नहीं है। मतलब मुझे ऐसी वैल्यू निकालनी है जो मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर मौजूद हो। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर, एक कोस का ले लेते हैं। मान लिया मैं कोस के केस में लूं, तो कोस का मान लिया मैंने ले लिया कोस इनवर्स ऑफ √3/2 ले लिया। तो आप बताइए बेटा, कोस इनवर्स √3/2 कितने डिग्री के ऊपर होगा? इसको मैं लिख सकता हूं कोस इनवर्स कोस कितने डिग्री पे होता है। जरा सबसे पहले तो आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताओ, किस किस के बीच में है, बिटवीन 0 to π। ठीक है, 0 to π है। अब आप बताइए 0 से π के बीच में क्या वैल्यू लेंगे, कितने डिग्री पे होता है, 30 पे। इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया π/6, और ये इसके बीच में है। अब इस क्वेश्चन को करने का बेटा एक तरीका और भी है। वो क्या तरीका हो सकता है, उसको भी जरा एक बार आप समझ लीजिए। जैसे आप कोस इनवर्स √3/2 है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो आप इसको थीटा मान लीजिए। आप इसको थीटा भी मान सकते हैं और आप इसको एक्स भी मान सकते हैं। मैंने इसको क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो जब इसको थीटा मानूंगा तो बताइए क्या आया, कोस थीटा किसके इक्वल आया, अरे √3/2 है ना। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, कोस कितने डिग्री के ऊपर √3/2 होता है, π/3। π/3 60 पे थोड़ी होता है कोस, π/6 30 पे होता है। तो अब आप देखो कोस से कोस
थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। ये ध्यान रखना, वैल्यूज तो और भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मुझे वो वैल्यू लेनी है जो मेरी इस इंटरवल के बीच में होगी। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये तो मैंने ली पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। कुछ एक और ले लेते हैं। मान लिया कोई आपसे पूछे tan इनवर्स 1, तो बताइए tan इनवर्स 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको मैंने थीटा मान लिया, तो बताइए tan थीटा कितना आ गया 1, और tan थीटा इज इक्वल टू, बेटा बताओ tan का मेरा इंटरवल क्या है? tan का मेरा इंटरवल क्या था जरा बताइए? -π/2 टू π/2 था, ठीक है, ओपन में। तो मैं इसको कह दूंगा टेंजेंट π/4, ये कैंसिल, तो थीटा मेरा आंसर कितना आ गया π/4, और π/4 बोलो इसके बीच में है कि नहीं है ना? तो इसलिए मैं इसको इस वे से कह सकता हूं। अब आप कहने का तो आप ये भी कह सकते थे सर कि सर tan थीटा 1 है, तो इसको हम कह देंगे सर टेंजेंट 5 π/4, टेंजेंट 225 डिग्री बेटा 1 होता है, लेकिन ये वैल्यू तुम्हारी रॉन्ग हो जाएगी। बता सकते हो ये क्यों रॉन्ग हुई? क्योंकि बेटा ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर शामिल नहीं है। तो ये हमने बेटा कुछ वैल्यूज निकाली आपकी, किसके केस में? पॉजिटिव के केस में। अब हम एक बार निकाल लेते हैं कि अगर नेगेटिव आ गया तो हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालो, और अगर कोई आपसे पूछे कोस इनवर्स सर -1/√2 की वैल्यू निकालो, है ना, और अगर कोई आपसे पूछे सर tan इनवर्स -1 की वैल्यू निकालो, तो देखो बेटा यहां पे मैं आपको एक सिंपल नियम बताऊंगा कि आपके पास ये सारे टी रेशियोज आप लिख लीजिए एक बार, है ना, साइन एक्स, कोस एक्स, tan एक्स, और बताओ क्या होते हैं कोट एक्स, और क्या होते हैं आपके पास कोसिकेंट एक्स, और क्या होते हैं, या यहां लिख लो सीकेंट एक्स, यहां चलो लिख देता हूं सीकेंट एक्स, इसको मिटा देता हूं मैं। ये बन गया सीकेंट एक्स और ये बन गया कोसिकेंट एक्स। ठीक है बेटा, इन सबको आप 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग दे देंगे। तो आप यहां पे ध्यान से समझना बेटा, साइन के केस में 1, tan के केस में 3, और आपका कोसिकेंट के केस में 6। मतलब क्या क्या नंबर दे रखा है मैंने इनको? 1 3 6, मतलब 136। मतलब क्या क्या आ गए ध्यान से देखिए, एक तो आ गया साइन एक्स, और क्या आ गया? एक आ गया तुम्हारे पास tan एक्स, और क्या आ गया? एक आ गया कोसिकेंट एक्स। इनमें अगर माइनस आ जाए तो आप क्या करेंगे? जैसे साइन इनवर्स -1/2, तो इसको सोल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका है, इस माइनस को बाहर निकाल लीजिए, माइनस साइन इनवर्स 1/2। किस किस केस में माइनस बाहर निकलेगा? tan x हो, इसके अंदर tan इनवर्स x हो, कोसिकेंट इनवर्स x हो, इन सब के केस में। तो जरा मुझे बताइए, साइन इनवर्स में माइनस बाहर आ गया, अब इसको सोल्व करना तो बहुत आसान है। तुम कहोगे सर इसको लिख देंगे साइन π/6, ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा -π/6। बिल्कुल इजी है। अच्छा, अगर tan में भी अगर ऐसा होता तो ये लो जी, tan का भी समझा देते हैं। tan इनवर्स मान लिया -1 का निकालना है, तो बेटा क्या करेंगे? आप तुरंत ही माइनस बाहर निकालिए, tan इनवर्स 1, और बताइए -tan इनवर्स 1, इसका तो मुझे आता है, इसको लिख दूंगा -tan इनवर्स ऑफ टेंजेंट π/4, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -π/4, है ना। सेम हम कोसिकेंट इनवर्स x में करेंगे, मतलब उसमें भी अगर माइनस आया हुआ है अंदर तो माइनस तुम्हारा बाहर आ जाएगा और बाकी आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसमें तो हमें आ गया, 136 में तो आ गया। आप जरा सोचो क्या बच गया? दूसरा तुम्हारे पास क्या बच गया? 2 बच गया, 4 बच गया और 5 बच गया। तो ये 245 क्या है? जरा एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 245, 2 का मतलब समझ रहे हैं क्या रखा है? कोस एक्स। 4 का मतलब क्या रखा है? कोट एक्स। और 5 का मतलब क्या रखा है? सीकेंट एक्स। ठीक है बेटा, तो एक बार तो आप इनकी काउंटिंग याद रखना। 136 में क्या बताया? जब भी अंदर माइनस आ जाएगा तो वो माइनस तुम्हारा बाहर आ जाएगा सभी केस में। इसमें भी कोसिकेंट होता तो उसमें भी। लेकिन 245 पे क्या होगा? जरा उसको समझिए आप।
जैसे आपके पास कोस इनवर्स मान लिया -1/√2 आ जाए, है ना, तो आप इन सभी क्वेश्चंस में पाई माइनस लिख देंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स। भाई ये जो माइनस है ना, इसको ऐसे मत करना कि सर ये कोस में माइनस अंदर होता है तो माइनस गायब हो जाएगा, है ना बेटा, ये इनवर्स है, ये कोस ऑफ -x नहीं है, ये इनवर्स है, इसमें गायब नहीं होगा। आपको इस क्वेश्चन में क्या चेंज करना है, पाई माइनस कर देना, बस सिंपल पाई माइनस, और ये माइनस गायब कर दो और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1/√2। इतनी सी बात करनी है, ठीक है। और अब तो तुम्हें सोल्व करना आता है, कैसे करोगे, पाई माइनस, बताओ कोस इनवर्स 1/√2 कितना होता है, इसको लिखूंगा कोस इनवर्स कोस π/4, ये कैंसिल, पाई माइनस π/4 और इसको कहूंगा 3π/4, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर कोट इनवर्स होता तो जरा देखिए, कोट इनवर्स मान लिया -1 होता, तो आप क्या करोगे, आप इस -1 को गायब मत कर देना। इस माइनस का क्या इलाज है जरा बताओ, 245 नियम में ने क्या कहा है, इन सभी में आप इसको क्या लिख दोगे, पाई माइनस, इस माइनस को गायब कर दिया, पाई माइनस क्या लिखेंगे, कोट इनवर्स 1, तो पाई माइनस, अब आप बताओ कोट इनवर्स 1 कितने पे होता है, इसको लिख दूंगा कोट इनवर्स कोट π/4, इससे ये कैंसिल, तो इसको मैं कहूंगा पाई माइनस π/4 और इसको मैं कहूंगा 3π/4। तो आपने क्या देखा बेटा, बड़ी आसानी से हम माइनस को टैकल कर सकते हैं। मैं एक बार लास्ट में फिर से रिपीट कर देता हूं कि 136 मतलब क्या, साइन इनवर्स एक्स में माइनस हो और दूसरा tan इनवर्स x में माइनस हो, या तुम्हारा कोसिकेंट इनवर्स x में माइनस हो, तो वहां पे माइनस तुम्हारा क्या होता है, बाहर आ जाता है और अंदर वैल्यू पॉजिटिव रख दोगे। और अगर तुम्हारा वही कोस इनवर्स x हो, कोट इनवर्स x हो, सीकेंट इनवर्स x हो, जिसको हम 245 कहते हैं अकॉर्डिंग टू सीरीज, उनमें अगर माइनस हो तो माइनस को गायब कर दीजिए। लेकिन कैसे गायब होगा, पाई माइनस पॉजिटिव वैल्यू लिख दीजिए। इसी तरह कोट इनवर्स में बताया, पाई माइनस पॉजिटिव वैल्यू रख दीजिए। इसी तरह सीकेंट इनवर्स एक्स में माइनस हो तो क्या करेंगे, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स की पॉजिटिव वैल्यू रख देंगे। तो बेटा ये हमारा बेसिक्स था, और जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो यहां पे आप इजीली सोल्व कर सकते हो। और ये बेसिक्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।